तो ये परेशान हो गई कि खाना है, ये कैसा खाना है जानवरों वाला। तो कहने लगा देखना अभी जब इनको भूख लगी तो ये खाएंगे। लेकिन देखते देखते वो कच्चे जानवर, खून बह रहा है, वो चबा गए और सारा खा गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर स्टोरी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार स्टोरी मैं सोच रहा हूँ कि आज स्टार्ट में अपनी स्टोरी से करता हूँ, वरना होता ये कि पहले मैं जो कोई स्टोरी भेजता है उससे करता हूँ। आज चेंज कर रहा हूँ, आज मैं पहले अपनी स्टोरी सुना। गो अहेड सर, बिस्मिल्लाह। तुम्हें याद है 1.5 महीने पहले मैं गाँव गया था एक शादी में, जिसके मैंने इंस्टा पर फोटो वगैरह भी लगाए थे कि सिंधी टोपी पहनी हुई है और शलवार कमीज़ पहनी हुई है। अच्छा, वहाँ पे कुछ हुआ था। मैं गांव, वो शादी थी एक गांव में, मेरे बाबा की फूफो हैं उनके गांव में हुई थी वो शादी, और शायद 1.5 महीना, हाँ। और उस गांव में मैं गया हूँ कोई 10-12 साल के बाद। अच्छा, वो जो गांव है, वो गांव तो एक शहर आता है छोटा सा मातली, उसके बाद मातली से डिगरी रास्ता जाता है, उस बीच में है। लेकिन मैं उस गांव के अंदर, वो शादी नहीं थी, शादी मातली शहर के अंदर थी, उस छोटे से शहर के अंदर। तो मैं यहाँ से निकला, मुझे रास्ता पता नहीं था क्योंकि बाबा लोग अलग गए थे, भाई लोग अलग गए थे, बहन अलग गई थी, तो मैं अलग गया था अपनी गाड़ी में। तो मुझे लोकेशन का पता नहीं था, तो मैंने बाबा वालों से कहा था कि आपको बताया था नहीं बात, मैंने बाबा वालों से कहा था कि साथ निकलेंगे, और ताकि मुझे लोकेशन का पता नहीं है तो हम आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है, साथ निकलते हैं। अच्छा, तीनों गाड़ियाँ साथ निकली, बाबा की, मेरी, आसिफ की, और बहन तो पहले ही निकल गई थी अलग से। तो हुआ ये कि यहाँ पर जो ये पुल है शहबाज बिल्डिंग के पास, ठीक है, इसके नीचे धरना कोई चल रहा था, कोई स्ट्राइक चल रही थी वापदा वालों के खिलाफ। तो मैं जब पूनम पेट्रोल पंप के पास गुजरा तो मुझे आसिफ की कॉल आई कि यार मेरे पीछे आओ, हम लतीफ़ाबाद से चलेंगे। मैंने कहा अच्छा तुम निकल गए हो, मैं इधर से ही आ रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैं वहाँ से निकल गया, मुझे रास्ता मिल गया इतना कि मैं शहबाज बिल्डिंग क्रॉस करके और गुल सेंटर से और जिमखाना के रास्ते से निकल गया। मुझे लगा ये पीछे आ रहे होंगे। आसिफ ने वहाँ से गाड़ी घुमाई, वो वहाँ पे स्टक हो गया, बाबा आए, वो स्टक हो गया। अब दोनों की गाड़ियाँ पीछे रह गई, पीछे इतनी रह गई कि कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस था, आधे से पौन घंटे का। मैं इतना आगे, मैंने टन मोहम्मद खान क्रॉस कर लिया था या करने वाला था। तो मैंने इनको कॉल की, इन्होंने बोला यार तुम हमें बताते, हमें ये करते वो करते। मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था, मैं तो निकल गया। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूं। कहने लगी कि एक काम करो, तुम वहाँ पर किसी के पास, वहाँ किसी से पूछ लेना मातली शहर का, और वहाँ पे बाहर रुक जाना, जब हम आएंगे तो हम वहाँ से चलेंगे अंदर, साथ चलेंगे अंदर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं मातली के करीब पहुंचा, वो जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे 5-10 मिनट रुका, सामान वामान लिया। तो मैंने कहा, मैंने कॉल की, इन्होंने कहा यार हम तो अभी दूर हैं, हमने तो अभी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सॉरी, ये अब गली में आ गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो वैसे खामोशी से काम करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। तो मैंने सोचा कि अब यार मैं इनका इतना इंतज़ार करूं, इससे बेहतर ये कि मैं शादी में चला जाता हूं, पता चल जाएगा। मैंने क्या किया कि गूगल मैप लगा लिया, ठीक है। अब गूगल मैप ने मुझे मातली शहर के अंदर ले गया। मातली शहर के अंदर से पतली गलियां, गलियों में से गलियां, एक जगह डेड एंड था। वो था पुराना उनका कोई रेलवे स्टेशन का कोई दरवाज़ा था, कोई फाटक था, क्या था, किस तरह की चीज़ थी। वहाँ एक बंदा मुझे मिला। तो मतलब आसपास मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक बराबर से एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, कच्चा टूटा फूटा कचरा, कुंडी का ढेर और ये वो। अच्छा, इतना सन्नाटा था उस जगह पे, डेड एंड था, गांव था, अंधेरा था, रात हो चुकी थी, रात के 9:30 बज रहे थे।
इतना अंधेरा था, वो बंदा सामने खड़ा हो, तो मैंने उसको लाइट मारी, वो बंदा आ गया मेरे पास। मैंने कहा कि यार मुझे ये बताओ कि मुझे इस हॉल में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, मैरिज हॉल है ये। कहने लगा अच्छा, कहने लगा एक काम करो, आप ये वाला रास्ता ले लो। अब जब जिस रास्ते का उसने मुझे इशारा किया, उस रास्ते की तरफ मैंने देखा कि वहाँ से गाड़ी के गुजरने का तो रास्ता नहीं है। तो कहने लगा नहीं, यहाँ से गाड़ी गुजर जाएगी, आप चले जाओ। मैंने कहा पक्की बात है? बोला हाँ हाँ पक्की बात है, यहाँ से गाड़ी गुजर जाएगी। अच्छा, मैंने गाड़ी मोड़ी उस तरफ, तो मुझे लगा कि गाड़ी नहीं गुजरेगी, बहुत कीचड़ और गंदा कचरा और वहाँ पे मड और इस तरह से। तो ये आया वापस, कहने लगा हाँ गाड़ी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं। बोला अच्छा रुको। इस बंदे ने क्या किया, जाके गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे कह के गया मेरे हाथ के इशारे पे आना। लोग होते हैं ना कि हम बताते हैं कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, हाँ खाली साइड ये वो, तो वो सारी चीज़ें देख रहा था। उसने मुझे इशारा करना शुरू किया। आशी, बज़ाहिर वो कचरा मतलब ज़मीन की सतह से इतना ऊंचा था कि मुझे लगा था गाड़ी फंस जाएगी। उसने मुझे बड़े मज़े से उस जगह से गाड़ी निकलवा दी। अब निकलवा दी, आगे सन्नाटा बयाबान, कुछ नज़र नहीं आए, मतलब एक छोटा सा बाइक जितना रास्ता भी मुश्किल से हो, फिर उस बीच में जो है वो लाइट्स लगी हुई हो रेलवे फाटक की, और फाटक कम से कम 4 फुट ऐसे स्लोप पे ऊंचाई पे हो, रेल की पटड़ी। मैंने कहा यार इसने मुझे कहाँ फंसा दिया बंदे ने, और मैं तो परेशान। मैंने बाबा को कॉल की, मैंने कहा मुझे तो ये एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। तो वो बाबा भी गर्म हो गए, तुझे बोला था हमने रुक जा, अब तू पूछ ले किसी से और तुम आराम से वहाँ से पहुँच जाओगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बंदा मुझे कह रहा है कि आ जाओ गाड़ी निकल जाएगी। वो मैंने कहा भाई नहीं निकलेगी गाड़ी। कह लगा मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकल जाएगी, तुम गाड़ी ले आओ। अच्छा, मैंने गाड़ी उस कचरे से निकाली। अब कहने लगा गाड़ी को रेलवे के ट्रैक पे चढ़ा दो। मैंने कहा पागल हो गए हो, एक तो वो 4 से 5 फुट का स्लोप की तरह ट्रैक, ऊपर से उसकी लोहे की वो जो ट्रैक बना हुआ होता है ट्रेन के चलने का, जिसमें टायर फिक्स होते हैं वो, और तुम मुझे कह रहे हो कि इस पे चढ़ जाएगी। और मेरे पास थी भी स्विफ्ट। कोई बात नहीं, भौंकने दो, उसको चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो भौंकेगा ना। इतनी देर खामोश था। स्विफ्ट थी और स्विफ्ट नीचे है। अब इसने मुझे कहा कि परेशान नहीं हो, ये गाड़ी आ जाएगी। ये आया चल के, बोला अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हॉल तक पहुँचाता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। जब इसने कहा ना मुझे क्या मिलेगा, अबे मैंने कहा ये कहीं लुटेरा तो नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसे नहीं मुझे बोले कि अब जो भी पैसे हैं वो ये दे, उस तरह से होता है ना। मैं उस जगह पहली बार गया था, वो जो जगह थी वो पहली बार गया था। अच्छा, फिर तो मैंने कहा क्या चाहिए। बोला मुझे शादी का खाना खिलाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गाड़ी तो निकलवा। बोला ठीक है, मैं तुम्हारे पास आके गाड़ी में बैठता हूँ। ये आके गाड़ी में मेरे बैठ गया। यकीन कर, गाड़ी कैसे उस ट्रेन के ट्रैक पर आई है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ चला रहा था, और स्मूथली गाड़ी गई है। एक पुल आया छोटा सा, उसने मुझे बोला यहाँ से लेफ़्ट ले। लेफ़्ट लिया तो बिल्कुल सामने जो है वो हॉल था शादी का। अच्छा, मैं हॉल में ले गया। अब मुझे कहने लगा कि मैं अंदर नहीं चल रहा, मेरे कपड़े ऐसे नहीं है, तो मुझे बाहर ही खाना शादी का भिजवा देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये उतर के गाड़ी में साइड, इतनी देर में बाबा वाले मुझसे पहले पहुंच गए। जो इतना दूर थे, मुझे इतना टाइम लगा कि वो मुझसे पहले ही पहुंचे हुए थे। कोई उनको पहुंचते हुए 5-10 मिनट ही हुए होंगे। तो बाहर ही खड़े हुए थे बाबा की, ये कहाँ रह गया देखता हूँ। तो मुझे मिले, मैं बाबा के साथ मिला और भाई मिला। तो कहने लगे कहाँ रह गया था, ये है वो है। मैंने कहा बाबा मैं वहाँ से यूँ आ रहा था और ऐसा हुआ। फिर एक बंदा मिल गया और उसको मैं ले आया, तो अभी उसी को मैंने उतारा है। तो बाबा मेरी शक्ल देख रहे हैं, किसने किसको उतारा है। तो वो बाहर ही खड़े हुए थे, मैंने गाड़ी वहीं पार्क की। लगा कौन सा बंदा, किसको उतारा। मैंने कहा ये अभी इसको उतारा नहीं है। बाबा कह रहा है बेटा तेरा लगता है फिर कोई रबड़ पेच जो है ना वो ढीला हो गया, तेरे साथ कोई नहीं है, तू रिलैक्स रहे। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं है। अब बंदा मुझे नज़र आ रहा है, बाबा को नज़र नहीं आ रहा। मैं समझ गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, इसने मेरी हेल्प की है इतनी, और इसने जो शादी का खाना मंगा है, मतलब कोई और बात है। खैर
मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा चले अंदर चले। मैं बाबा वालों को अंदर ले गया। वो बंदा अंदर नहीं आया, बाहर ही खड़ा रहा। इनको बिठा के और उन्होंने, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो उन्होंने, लोगों ने खाना वाना खा के, आधे लोग जा चुके थे आधे रुके हुए थे, तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल टेबल लगाई। हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। अब मैं खा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो बंदा घूम रहा है कि मुझे शादी का खाना खिलाना। मैंने बाबा को, बाबा 2 मिनट में आता हूँ। मैं उठा, मैंने बाहर देखा तो वो बंदा एक लाइट का पोल था, उस पर टेक लगा के खड़ा था। मैंने कहा मुझे बता, तुझे खाना मैं ला के दूँ या तुझे खाना किसी के हाथों भिजवाऊँ, क्योंकि मैं समझ गया था। तो कहने लगा नहीं, खाना तुम मुझे ला के दो। मैंने कहा अच्छा। अब शादी में से किसी को मैं बोलूँ कि यार मुझे खाना दो किसी चीज़ में, इंसल्टिंग है। तो मैं किसी को, मैंने क्या किया, वो जान पहचान वाले, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मेरे साथ मसला है, काम कर, मैं यहाँ पे खाना नहीं खा सकता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा बीपी डाउन हो रहा है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मुझे ना 1-2 थोड़ी सी चीज़ें डाल के प्लेट बना के मुझे दे दो, तो मैं जाके गाड़ी में बैठ के खाता हूँ एसी ऑन करके ना। तो उन्होंने मुझे बना दी प्लेटें व्लेटें, ये वो। मैं गाड़ी में आके बैठा, मैंने खाना वाना गाड़ी में रखा। उसको मैंने बोला कि आजा खा जा, आजा आके मर ठूस। वो आ गया, आया बैठा, उसने सिर्फ एक निवाला भरा, ठीक है। एक निवाला भरने के बाद मुझे कहने लगा कि मैंने तुझे शादी का खाना कहा था, शादी का, ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है, मुझे शादी का खाना, हाँ मुझे शादी का खाना चाहिए, ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या खाने की, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो हड्डियाँ खाते हैं, ये तो राख खाते हैं। अरे मैंने कहा अब इसके लिए इस वक्त में शादी में हड्डियाँ कहाँ से जमा करूँगा। मतलब एक कॉमन सेंस में, एक शादी में गया हुआ हूँ, अगर मैं उसको उनमें से किसी को बोला यार हड्डियाँ बच्चे तो मुझे दे देना, कितना ऑकवर्ड होता है। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला कि मैं उसके साथ डील क्या कर रहा हूँ। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपना वहीं पे गाड़ी में खाना खा लिया, वापस गया, उसमें से जो कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ बची वो उधर ही रखी। वापस गया, जाके मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा मसला ये है कि ये सीन है और मुझे ना हड्डियाँ चाहिए। तो अब वो बाप है यार बेचारा, उसने कहा अच्छा रुक मैं कुछ करता हूँ। फिर बाप ने एक बंदे को बुलाया, बोला इधर आ, बोला यार एक थैली ले, उसमें ना हड्डियाँ डाल के इसको दे दे। अब वो मेरी शक्ल देख रहा है कि हड्डियाँ डाल के इसको क्यों दे दूँ। बहरहाल उसने भी, बाबा ने जो बोला उसने कर दिया, हड्डियाँ डाल के दी। आया, मैंने आके उस बंदे को हड्डियाँ दे दी, वो हड्डियाँ ली और वो गायब हो गया। मैं इज्जत से वापस आके अंदर शादी में बैठ के जब शादी वादी निपटी, अब हमने कहा कि बाबा मैं चलता हूँ। बाबा ने बोला अब तो रास्ता तुझे समझ में आ गया ना, ये सीधा रास्ता है, वो ये इस तरह से तुम, क्योंकि दूसरे दिन मंडे था, मुझे कराची जाना था, तो ये रास्ता है, तुम ये रास्ता लेके फिर सीधा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वही रास्ता पकड़ा आशी। वो रास्ता हार्डली कोई 1 मिनट का था जो मातली शहर में निकल रहा था, जिसकी वजह से मैंने इतना लंबा चक्कर काटा। जब मैं नहीं, रास्ता सेम था, हाँ रास्ता सेम था, लेकिन उस वक्त तेरे पास वो बंदिशें थी। अच्छा फिर क्या हुआ, 1 मिनट का वो रास्ता था। जब मैं बाईपास की उस पर चढ़ा तो वो बंदा मेरी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, और वो जनाब जो है वो हड्डियाँ चबा रहा था, पीछे बैठ के गाड़ी में ही हड्डियाँ चबा रहा था जी। अच्छा उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये जो भी हुआ ये क्यों हुआ। बोला तुम्हें देर करवाने का मकसद जो था ना, वो मैंने देर करवाई है। मैंने तुम्हें देर करवाने का मकसद ये था कि आगे तुम्हारा हादसा होता। ओह अल्लाह रहम। अच्छा, तुम्हारा हादसा होता, तुम्हें हादसे से बचाया है मैंने। मैं फ़िला शख्स हूँ, फ़िला चीज़ हूँ जो तुझे फ़िला जगह, एक जगह है वहाँ पे मैं मिला था, लेकिन मैं अगर उस कंडीशन में तेरे सामने आता तो तू मेरी बात नहीं मानता, इसीलिए मैंने तुझे एक हादसे से बचाया। मैंने कहा यार तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने हादसे तो बचाया लेकिन बदनामी अलग करवा दी कि डॉक्टर हड्डियाँ लेके गया है। कहने लगा उसका कुछ नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा भाई सही है, ये कह के और वो गायब हो गया। मैं बड़ा इज्जत से घर पहुंचा, आके सो गया। मुझे नहीं पता था कि उस चीज़ का ऐसा क्या असर होगा कि जो मेरे साथ घर तक आएगा।
अब मैं आके नहा वहा के सोया। अब वो सारा सीन मेरे दिमाग में चल रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आशी गंदी सी एक बदबू आई। मैंने देखा कि चबाई हुई गंदी हड्डियाँ और उनका भुर्दा जो होता है ना, वो मेरे बेड पे पड़ा हुआ था। वो बेडशीट उठाई मैंने जाके बेडशीट झाड़ी, उसके बाद दूसरी बेडशीट बिछाई, फिर मैं सुकून से सोया। अच्छा, उस बंदे उसके बाद उसकी कोई एंट्री नहीं हुई? नहीं, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन वो हो भी सकता है अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि वो आप रेलवे ट्रैक आप बता रहे थे बीच में था, तो अक्सर ऐसे होता है कि रेलवे ट्रैक पर आप लोग जब क्रॉस करते हो तो वो बैरियर्स नहीं होते हैं या लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो चले, इसमें भी अल्लाह की तरफ से हर चीज़ में बेहतरी होती है कहते हैं, तो अच्छा रहा। अब आते हैं मैं दूसरे की स्टोरी पर। हमारी एक फॉलोअर है और हमें यूट्यूब पर भी देखती हैं, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करती हैं। उनकी एक स्टोरी है और उनकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि यार लाइफ में चीज़ें आपके साथ इतना भी बुरा करती हैं। और फिर मुझे हैरत होती है कि इंसान के अंदर जो सब्र है वो किस हद तक जाता है। कहती है कि काशिफ भाई, मेरी एक और बहन है और एक भाई है। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो चुका और हमारे पास इतना है कि हम सरवाइव कर गए और फिर हम अपनी अपनी जॉब्स पर लग गए। अब हम तीनों जॉब करते हैं। शादियां हमारी नहीं हो सकी, जाहिर सी बात है कि हम अपनी लाइफ को ही सेट करने में लगे रहे और इतना वक्त गुजर गया कि अब हमारी शादी की एज निकल गई है ऑलमोस्ट, और अब हमें नहीं लगता कि हमारी कोई शादी होगी। तो ये बात सुन के मुझे बड़ा एक अजीब सा वो हुआ कि यार पता नहीं अल्लाह क्या चाहता है और इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी अल्लाह की तरफ से। कहती है मेरे माँ बाप की डेथ के बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। बज़ाहिर लड़का बहुत अच्छा था, दिखने में प्यारा था और मुझसे बात करता था, शादी करना चाहता था। हम बहुत क्लोज़ थे और उसने मेरे घर पर मेरी बहन से भी मिला आके और मेरे भाई से भी मिला। सब कुछ होने लगा, नॉर्मल जैसे चीज़ें चलती हैं ऐसे चलने लगी। मगर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे तो वो बंदा जो था वो वियर्ड हरकतें करने लगा। वियर्ड से मुराद ये कि 2-2 दिन वो बिल्कुल गायब हो जाता था। मैं मैसेजेस करती थी तो मुझे रिप्लाई नहीं करता था, रिप्लाई नहीं आता था। कॉल करती थी तो कॉल रिसीव नहीं करता था, नंबर बन जा रहा होता था। तो मुझे हुआ कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं ये पहले से शादीशुदा हो या मुझसे झूठ बोला हो या इस तरह से काफ़ी चीज़ें। या हो सकता है इसका माइंड डाइवर्ट हो गया हाँ, हो। माइंड डाइवर्ट हो गया हो, शादी नहीं करना चाह रहा हो। तो एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे जब मेरी बात हुई तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम अपने घर पर किसी बड़े से बात करवाओ, सही है, और अपनी वालदा से करवा लो, बहन से करवा लो, वालिद से करवा लो। तो जब मैंने उसको बात की है तो वो हाइपर हो गया बहुत ज़्यादा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी करूँगा लेकिन ये शर्त नहीं रखो, ये नहीं करो। उसने बोला शादी भी तो तुम जब सारी चीज़ें होने लगी है, शादी करीब होने लगी है, 2-3 महीने के बाद हम शादी करने वाले हैं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं पता, तुम्हारे फैमिली का नहीं पता, तो मुझे मिलवाओ तो सही या उनको घर पर ले आओ। और जब ऐसे बात करती थी ना वो हाइपर हो जाता था। फिर कह लगी एक दिन उसका मोबाइल बिल्कुल बंद, कोई कांटेक्ट नहीं, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। मैं परेशान, भाई मुझे बोले कि भाई झूठ बोल रहा है, ऐसा है वैसा। अच्छा, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जब 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, कुछ 2-3 दिन के बाद हुआ ये कि जी दरवाजे पे बेल बजी तो भाई ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बंदी खड़ी है, लंबी चौड़ी बंदी, और उसके साथ एक बंदा है और वो लड़का है। उनके हाथ में अजीब किस्म के जानवर हैं। अब कहने लगी कि भाई ने देखा बंदा तो यही है जिससे शादी होनी है, तो ये जानवर किस किस्म के हैं ये तो समझ में नहीं आ रही। वो मुरवतन उनको अंदर बुला लेते, आ जाए, जाहिर सी बात है जब शादी वाली बात चल रही। वो आके अंदर बैठते हैं। जब बैठते हैं
तो कहने लगी काशी भाई मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी जाके उनके साथ बैठती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत शौक़ था मेरे माँ बाप से मिलने का, फैमिली में घर लाने का, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी भी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पे इनको लेके आया हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे माँ बाप कौन है। तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन किस किस्म के जानवर है, कौन सी नस्ल के जानवर है, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे ऐसे जानवर, अजीब सी मखलूक, अजीब ही तरह के जानवर। तो कहने लगे ये जानवर नहीं है, ये हमारा खाना है, ये हमारा खाना है, क्योंकि ये तुम्हारे घर पे खाना खा नहीं सकेंगे तो ये परेशान होगी कि खाना है, मतलब ये कैसा खाना है जानवरों वाला। तो कहने लगा देखना अभी जब इनको भूख लगी तो ये खाएंगे। लेकिन देखते देखते वो कच्चे जानवर, खून बह रहा है, वो चबा गए और सारा खा गए। बोला मेरा भाई उल्टियाँ करके उधर बेहोश हो गया, बहन डर के मारे भाग गई, और मैं सर पकड़ के बैठूं और रोए जाऊं कि मेरी जान छोड़ो, हो कौन लोग, तुम जाओ। उसने बताया बंदे ने कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारे पीछे बचपन से हूँ और तुमसे मैं ही शादी करूँगा, मेरे अलावा कोई और तुमसे शादी नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। अब ये बातें सुन के ये रोना धोना पीटना अपने आप को ये मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके माँ बाप वहीं से वो गायब हो गए और ये भी वहाँ से गायब हो गया। मैंने जाके भाई को छींटे वीटे मारे, भाई उठा, बहन को पकड़ा, उनको सारा मुद्दा बताया कि अब ये क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार हम किसी को बुलाते हैं या किसी से बात करते हैं कि जान छूटे। कि हमने एक से एक आमिल को दिखा दिया, हमने एक से एक जो है मौलवी से पढ़ाई करवा ली, कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस इतना हुआ कि वो जो मुझसे मिलता था उसने मुझसे मिलना कम कर दिया, बंद कर दिया, अच्छा ख़त्म ही कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन मेरी शादी, मेरे भाई की शादी, मेरी बहन की शादी वो रुक गई, वो नहीं हुई। लेकिन मुझे इतना पता है जब मैं सो रही होती हूँ तो वो आता है, वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। अब मुझे उसका कुछ करो, कुछ बताओ कि मैं उससे कैसे जान छुड़ाऊँ। अब मैंने कहा कि मैं आपको फिर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये है कि इस तरह से ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। लेकिन यार देखो, मतलब मुझे सुनते हुए भी अजीब लग रहा है ना, जिसने ये फेस किया हुआ कितना डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए। एक और तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। यार देखें, आप किसी का दिल नहीं तोड़ा करें, पता नहीं कब किसकी क्या आह लगे, कब किसी की ऐसी कौन सी बद्दुआ आपको लग जाए। एक और हमारी फॉलोअर हैं, बहन है, उनकी कुछ अर्सा शादी हुई, पहले 4-5 दिन के बाद मियाँ ने डिवोर्स कर दिया, ये कह के कि जी तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम्हारा बाप कमाता नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी हाइट छोटी है। रोज़ टॉर्चर कर करके 4-5 दिन के बाद उसे डिवोर्स कर दिया, जहेज़ नहीं देने पर, और इस तरह से। यार यूजलेस एक्सक्यूजेस जिस तरह होते हैं। हाँ, पैसों पे सीधा। यार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप जब किसी लड़की के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे होते हो ना, शादी की या कोई भी किसी भी हिसाब से, या कोई लड़की कर रही होती तो उसका स्टेटस आपको पहले देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, ठीक है, पहले ही देख लिया करो यार, पैसा है नहीं है, मुझे इसके साथ करनी है नहीं करनी, ये पहले देख लिया करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने जहेज़ मांग भी लिया, आपको जहेज़ मिल भी गया, क्या गारंटी है कि वो आप खाओगे। वैसे भी मैं एक चीज़, एक मतलब अब ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरा अपनी एक थिंकिंग है मेरी। आप देखिएगा, जो मेरे जो गैदरिंग में मेरे जो गरीब दोस्त होंगे ना, जो ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं,
वो ज़्यादा आपसे सिंसियर है, वो आपसे ज़्यादा सच्चे हैं, उनके पास टाइम होगा, आपकी मदद के लिए भी निकलेंगे, हर चीज़ होगा। लेकिन जो पैसे वाला होगा आप उसको आजमा लीजिएगा, उसके अपने मसले होंगे, सही उसकी कह रहे अपनी कहानियाँ होंगी। सही कह रहे हो। ऐसे नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हैं, लेकिन 90% ऐसे होता है। और बिल्कुल जो गरीब लड़की आप जिसको ब्याह के लेके आते ना, यकीन मानिएगा वो आपके घर को संवार देगी। लेकिन अगर ऑफ कोर्स अब आप अगर इस चीज़ में चलते हो कि मुझे चाहिए ही पैसे वाली, तो भाई फिर आप उस पहले देख लो ना। हाँ, हिसाब से ढूंढो, पहले देख लो आप। ठीक है। और आप अपनी डिमांड्स जो भी हैं वो आप पहले रख लो। लेकिन वैसे ये भी बात यार- जान लीजिएगा, ये बात जान लीजिएगा कि वो पैसा आप सारी ज़िंदगी नहीं खा सकोगे। यार सारी जिंदगी क्या, रिश्ता। आपकी 5 मिनट के बाद मौत हो जाए, आपने क्या करना है? रिश्ता सारी ज़िंदगी चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी लड़की मिल जाए ना, अच्छी औरत मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आप अमीर ले आए हो, अगर लेट सपोज अगर आप अमीर लड़की से शादी कर रहे हो, उसका खुद का पहले से ही एक अच्छा बैक उसका स्ट्रांग है, यकीन मानिएगा नचा देगी आपको। वो आपको नचाएगी। मैं फिर कहता हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैंने ऐसे अरबपति औरतें भी देखी हैं, लड़कियां देखी हैं, उनकी शादी की ना घर अच्छे सवारे बनाए, लेकिन क्या होता है कि उनको फिर भी एक उनका अपना अना का मसला होता है, मैं वो, मैं फलाना, तो उस पर क्या होता है कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो खैर अच्छी सोच से शादियाँ करें, किसी बच्ची का जहेज घर लानत है खराब- यार, जहेज पर डिपेंड नहीं किया करें आप लोग, कोई भी XYZ। जहेज क्या है? जहेज यार एक टके की चीज़ें हैं जो दुनिया में रह जानी है, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर हमारी लाइटें डाउन होना शुरू हो गई हैं, और आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पे अपनी स्टोरी को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप लोग बस अपनी स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो दोस्त ये कह रहे हैं कि आपने हमारी स्टोरी शामिल नहीं की है, आपने हमें भेजी नहीं है, हमारे पास स्टोरी अगर आएगी तो हम बाकायदा उसको शेयर करेंगे, लेकिन वो स्टोरी में दम भी हो। पता चले कि मैं घर से बाहर निकली, मैं स्लिप हो गई और वो उसमें जो है ना मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। ये स्टोरियाँ तो आए दिन होती हैं, थोड़ी दमदार स्टोरी लेकर आओ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी या हाफिज़। वैसे ये ऐसे करता है ना, तो वो कहते हैं ये ऐसे नहीं किया करे, लगता है कि लानत दे रहे आओ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।